Hello students, here our next lecture of class 9th, subject science, chapter 14th, natural resources. Okay, तो आज हम बात करेंगे हमारी natural resources के बारे में, हमारे आसपास जितनी भी naturally occurring चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अर्थ भी तो नेचर है ना, और अर्थ में जैसे ट्रीज हैं, लैंड है और हमारी रिवर्स हैं, ये सभी क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही तो हैं। रेन होती है तो नेचुरल तरीके से ही तो होती है ना। तो हम इन्हीं सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि हमारे नेचर ने हमें क्या क्या दिया है, हमारे नेचर से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे कि हम सर्वाइव कर पाते हैं, और साथ ही साथ अपने प्लैनेट यानी कि अर्थ के बारे में हम जानेंगे। और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है, अभी तक जितना, एक अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे की लाइफ है, ठीक है, जहाँ पे हम जी सकते हैं। अभी अर्थ के अलावा ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज अगर दिखती हैं तो वो हाँ मार्स में हमें नज़र आती है, लेकिन अर्थ अभी के लिए सबसे अच्छा एक प्लैनेट है जहाँ पे कि हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, और इसके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम जानते हैं क्या क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या इनसे हमें फ़ायदा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आवर प्लैनेट अर्थ इज़ द ओनली वन ऑन विच लाइफ, हमारा प्लैनेट जो अर्थ है या जिसमें हम रहते हैं वो सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है, सिर्फ यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। एज वी नो इट एग्जिस्ट, लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर। अब बात ये आती है कि आखिर अर्थ में ऐसा है क्या, अर्थ के अलावा बाकी भी तो है, वीनस है, सैटर्न है, बहुत सारे 7 8 हमारे प्लैनेट हैं। उनमें से क्यों बाकियों में क्यों नहीं लाइफ एग्जिस्ट करती है, या लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ क्यों हमें नज़र नहीं आती हैं? तो फिर अर्थ में ऐसा क्या है? तो जो अर्थ में प्रेजेंट जो हमारा बहुत सारे फैक्टर हैं, अर्थ में ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, सर्वाइव करते हैं। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वी नो नीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड। तो बहुत सारे लाइफ फॉर्म, जैसे कि हमें एक एम्बिएंट टेम्परेचर की ज़रूरत है, मीन्स कि जितना टेम्परेचर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए होता है वो टेम्परेचर हमारे पास है, हमारी अर्थ के पास है। हमारी अर्थ के पास सफिशिएंट अमाउंट में वाटर है, सफिशिएंट अमाउंट में फूड है, हम फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जबकि अदर प्लैनेट्स में ऐसा नहीं है। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी from the sun are necessary to meet the basic requirements of all life form on the earth। तो जितने भी resources अभी तक अवेलेबल हैं अर्थ में वो कहाँ से हो रहे हैं? एक तो सन से मिलने वाली एनर्जी के थ्रू वो resources हमें मिलते हैं, और सन से मिलने वाली जो एनर्जी है वो नेसेसरी है, या सन से मिलने वाली जो एनर्जी है वही एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, अगर चाहते हैं हम कि लाइफ या हमारे अर्थ में जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो सन से मिलने वाली एनर्जी भी इसका एक रीज़न है। क्योंकि अगर सन से एनर्जी मिलेगी तो प्लांट्स अपना फूड बना पाएंगे, प्लांट अपना फूड बना पाएंगे तो फिर ह्यूमंस भी प्लांट प्रोडक्ट यूज़ कर पाएंगे, एनिमल्स सर्वाइव कर पाएंगे। मीन्स कि अल्टीमेट सोर्स अगर हम डायरेक्टली बोलें इनडायरेक्टली बोलें, कहीं ना कहीं हम सन पे टोटली डिपेंड है ना। तो चलिए आगे जानते हैं व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं अर्थ में जिससे कि लाइफ फॉर्म होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दीज आर लैंड, सबसे पहले तो लैंड, रहने के लिए जगह चाहिए, जमीन चाहिए, तो सबसे फर्स्ट क्या हो गया, लैंड। द वाटर एंड द एयर, रहने के लिए जगह, पीने के लिए पानी, और सांस लेने के लिए हवा। ये तीन चीजें तो सबसे पहले हमने इनकी बात करी। साथ ही साथ खाना, अब रहने के लिए जगह होगी, पीने के लिए पानी होगा, हवा होगी, ये सारी चीजें होंगी, सनलाइट है, तो कहीं ना कहीं से खाना तो बन जाएगा, ठीक है, खाना भी बनेगा क्योंकि सनलाइट है। तो प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और प्लांट के फोटोसिंथेसिस करने से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन मिल रही है तो साथ साथ वो अपना फूड भी बना रहे हैं, वो फूड बनाएंगे तो अल्टीमेटली हमें भी फूड मिल ही जाना है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप प्लांटेशन करो, आप डिफॉरेस्टेशन को रोको, क्योंकि प्लांट और सनलाइट एक अल्टीमेट सोर्स है, एक डायरेक्ट और बोलो आप इनडायरेक्ट बोलो, एक सोर्स है जहां से हमें फूड मिल रहा है, जहां से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। और ये कंडीशन सिर्फ हमारे अर्थ में है, ये सारी फॉर्म्स हमें सिर्फ हमारे अर्थ में मिलते हैं। तो हमें अर्थ को बचाना है। अभी जितना पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं तो हो सकता है इससे हमें प्रॉब्लम हो सके, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो जो बाहर की क्रस्ट होती है, सबसे बाहर का जो लेयर है अर्थ का, उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। और वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो वाटर हमारे अर्थ में 75% क्या है,
वाटर है जो कि अर्थ की सरफेस को कवर करता है। इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, पानी अंडरग्राउंड भी मिलता है, जमीन के अंदर भी तो होता है ना, कुआं खोदते हैं हम लोग, कुआं खोदते हैं तो पानी कहाँ से आता है, वो अंडरग्राउंड वाटर ही तो है जो स्टोर हो रखा है। कहाँ से? रेन वाटर से स्टोर हो रखा है, अदर सोर्सेज से स्टोर होके रखा है, तो वो तभी तो आता है ना। जब भी हम वेल खोदते हैं, हैंडपंप हम लगाते हैं, तो हमें कुआं खोदने की जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से आ रहा है? अंडरग्राउंड वाटर जो सेव है हमारे नेचुरली, जो सेव है नेचुरल रिसोर्सेज से, उस वाटर को हम क्या करते हैं फिर बाद में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो उसे हम यूज करते हैं। ठीक है, दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर, तो इसको क्या बोल देते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। जहां पे भी आपको हाइड्रो दिखेगा तो उसका मतलब हो जाएगा क्या? वाटर से रिलेटेड वहां पे बात हो रही है। ठीक है, द एयर दैट कवर द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। अब देखिए, जो हवा है, जो एयर है, पूरे हर जगह पूरे अर्थ में आपको एयर मिलेगी ही मिलेगी, और ये अर्थ को इस तरीके से कवर करके रखती है जैसे कि हम लोग खुद को ब्लैंकेट में कवर करते हैं। जैसे हम आपको खुद को कंबल में, ब्लैंकेट में कवर करके रखते हैं, ठीक उसी तरीके से एयर ने पूरी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखा है, और इस कवरिंग को क्या कह देते हैं? इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इसको हम क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। तो लिविंग थिंग्स वहां मिलेंगी जहां पे ये तीन चीजें होंगी। कौन सी तीन चीजें? लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, जहां पे लैंड भी होगा, वाटर भी होगा और एयर भी होगा, वहां पे लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लिविंग बींग वहां पे सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमोस्फियर, द हाइड्रोस्फियर एंड द लिथोस्फियर interact and make life possible is known as the biosphere। फिर टर्म आता है कि बायोस्फीयर क्या होता है। आपने आज तक नेम सुना होगा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है? लाइफ सपोर्टिंग जोन। अर्थ में जो लाइफ सपोर्टिंग जोन होते हैं वो तीन चीजों से मिलके बने रहते हैं। तीन चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, थ्री थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तब जाके वो अर्थ को रहने लायक बनाती है और उसे हम अपना बायोस्फीयर कहते हैं। तो व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स? वो तीन चीजें हैं एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर। एक तो हमारे आसपास का एटमोस्फियर जिसकी जो कि एयर को एक एयर की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह कवर करके रख रहा है। दूसरा वाटर वाला रीजन जिसे हमने हाइड्रोस्फियर कह दिया, और तीसरा आउटर कवरिंग ऑफ अर्थ विच इज नोन एज लिथोस्फियर। तो एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और लिथोस्फियर जब तीनों इंटरेक्ट होके, तीनों आपस में इंटरेक्ट होके काम करते हैं, उस टाइम पे जो एक नया वर्ड हमें मिलता है वो बायोस्फीयर होता है। और जब बायोस्फीयर होगा तो उस जगह पे जहां पर बायोस्फीयर होगा, बायोस्फीयर का मीनिंग हो गया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, जहां पे ये तीनों चीजें होंगी वहां पे लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट करती हैं बायोटिक कंपोनेंट को, हमारे बायोस्फीयर का। बायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक आपको दो चीजें मिलेंगी। बायोटिक में हम बात करते हैं लिविंग बींग्स की और एबायोटिक में हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। ठीक है, तो बोला द एयर, द वाटर एंड द सॉइल फॉर्म द नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। अब देखिए, जो सॉइल है, सॉइल भी तो नॉन लिविंग है ना, वाटर है, वाटर भी नॉन लिविंग है, एयर भी नॉन लिविंग है। तो ऐसी चीजें बायोस्फीयर की, कुछ ऐसी चीजें जो कि नॉन लिविंग होती है, जिनको हम नॉन लिविंग कहते हैं, जैसे प्लांट्स को हम लिविंग कहते हैं ना, तो वो बायोटिक में आ जाएगा। तो बायोस्फीयर की, हमारे बायोस्फीयर की, हमारे एनवायरमेंट की, हमारे अर्थ की वो चीजें जो क्या करती हैं, जिनको हम नॉन लिविंग कहते हैं, उनको अल्टीमेटली बोल क्या दिया जाता है? ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक है, और जो लिविंग बीइंग होंगी उन्हें हम क्या बोल देते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। तो लेट अस स्टडी दीज एबायोटिक कंपोनेंट्स इन डिटेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो चलिए जानते हैं। अब ठीक है, लिविंग बींग्स तो हम सबको ही पता है, हम लिविंग बींग्स का भी पढ़ेंगे, लेकिन लिविंग बींग्स ऑलमोस्ट सबको पता है हमारा क्या रोल है, हम क्या क्या खाते हैं, हम कैसे लेते हैं। लेकिन अब हमने इस चैप्टर में जो इंटरेस्टिंग चीज पढ़नी है, इंटरेस्टिंग चीज वो है कि नॉन लिविंग थिंग से मीन्स कि एबायोटिक कंपोनेंट हमारे लिए कैसे अच्छे हैं, क्या हमें कैसे इनकी ज़रूरत है, क्या इनका काम है, क्या इनका रोल है हमारी लाइफ में। क्या ऐसा है कि लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट होते हैं तब लाइफ पॉसिबल होती है? क्या ऐसा है कि बिना एबायोटिक कंपोनेंट के हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना? तो चलिए जानते हैं।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एयर से, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, जिसे कि हम क्या कहते हैं, एयर। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में जो आपने पढ़ा होगा एयर का कंपोजिशन, केमिस्ट्री पोर्शन आई थिंक है, तो वहां पे आपने एयर के कंपोजिशन की बात करी होगी। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एयर मिक्सचर है, एयर कंपोजिशन है क्या, वैसे भी फर्स्ट चैप्टर में क्या आप लास्ट क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर, है ना, ऐसा ही तो होता है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो जो ये हमारा एटमोसफियर है, जो एयर प्रेजेंट है हमारे आसपास, वहां पे बहुत सारी, मतलब एयर का मतलब सिर्फ एक हवा या एक गैस की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सारी की सारी गैसेस की, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी गैसेस मिक्स रहती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, वी नो दैट, हमें पता है ये। फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट में मिलती हैं, यानी कि ये गैसेस का मिक्सचर है। It is interesting to note that even the composition of air is the result of the life on earth. ये इंटरेस्टिंग है जानना कि जो कंपोजिशन है ना, एयर तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इवन एयर का कंपोजिशन भी लाइफ, मतलब कि अर्थ में लाइफ होने का एक रिजल्ट है, एक रीजन है कि अर्थ में लाइफ है, तो एयर का कंपोजिशन है। एयर कंपोज फॉर्म में हमें मिलती है इस, या एयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में सारे टाइप की एयर्स प्रेजेंट है, वो एक रिजल्ट है कि लाइफ फॉर्म होती है हमारे अर्थ में। बाकी जगह ऐसा नहीं होता है, तो वहां पे लाइफ फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता होगा। ओके, इन प्लैनेट्स सच एज वीनस एंड मार्स, अगर हम वीनस और मार्स की बात करें, इन प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, वेयर नो लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, जहां पे हमें पता ही नहीं है कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं, जहां पे हमें पता है कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है, और इवन हमें ये भी नहीं पता कि कभी वहां का इन्वायरमेंट ऐसा हो पाएगा कि लाइफ एग्जिस्ट कभी करेगी भी या नहीं करेगी, ठीक है। इतनी ज्यादा डिफ्रेंशिएशन है ना, इतना ज़्यादा डिफरेंट इन्वायरमेंट है अर्थ से वहाँ पे कि हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कभी वहाँ पे लाइफ होगी, ठीक है, नॉर्मली वीनस की तो, ठीक है। तो वेयर नो लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एटमोसफियर इज फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ पे उनके इन्वायरमेंट में जो मेजर कंपोजिशन, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो कंपोजिशन मिलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है, ठीक है। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट up to the 95 to 97% of the atmosphere of Venus and Mars. तो देखिए कितना ज्यादा कंपोजिशन है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, 95 से मींस कि 100% कोई गैसेस वहां पे को हैं अगर हम मानते हैं, तो उस 100% में से 95 से 97% किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और अगर हमने सर्वाइव होना है तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो चलिए देखते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल हम पढ़ के आ चुके हैं 5th चैप्टर में, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों की सेल के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल जो कि पुराने ही रह गए, जिनमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, यूकैरियोटिक सेल जिसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ, थोड़ा सा चेंज हुए, है ना, तो हम ये पढ़ के आ चुके हैं। तो बोल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल एंड मैनी प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के साथ साथ बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल भी ऐसे हैं जिनको की ऑक्सीजन की जरूरत है, नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको की अपनी एनर्जी गेन करने के लिए, यानी कि फूड प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, तो उनको जरूरत है कि वो क्या करें, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को और ज्यादा छोटे कंपाउंड में तोड़ें, और छोटे कंपाउंड में तोड़ने के लिए उनको जरूरत किसकी पड़ेगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तोड़ने में हेल्प करेगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने में हेल्प करेगा। दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब ये टूट रहा होता है, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल C6H12O6 फॉर्मूला होता है, तो जब ये मॉलिक्यूल टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इसे ऑक्सीडेशन हम कह देंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और यहाँ पे होता क्या, अनदर प्रोसेस विच रिजल्ट इन द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड द कंकॉमिनेंट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबशन। तो जो दूसरी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है, प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो क्या होती है, कंबशन। कंबशन का मीनिंग नॉर्मली होता है जलना, ठीक है, कंबशन की प्रोसेस होती है। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटी, ये सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नहीं होता है, विच बर्न फ्यूल्स टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर। ये कहाँ से निकलता है, फ्यूल से,
फ्यूल से जो धुआं निकलता है, जो गैसेस का धुआं निकलता है, और साथ ही साथ जंगलों में जो आग लगती है उसका रिजल्ट है ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन या पॉल्यूशन एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, डिस्पाइट दिस द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर इज अ मेयर फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन 2 वेज। अब देखो, अगर इन चीजों को छोड़ दें, इन चीजों के बावजूद भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्रैक्शन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो फिक्स रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ही हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, आप ऑक्सीजन बोलो, आप नाइट्रोजन बोलो, आप किसी भी गैस की बात करो, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो अमाउंट है वो हमेशा, या इसका जो परसेंट है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अब क्यों फिक्स रहता है, ऐसा कौन सी प्रोसेस होती होगी हमारे इन्वायरमेंट में, ऐसा क्या स्पेशल होता है जिसकी वजह से ये फिक्स हो जाती है ये प्रोसेसेस, तो ये जानना है। तो बोल रहा है कि फर्स्ट, ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। कब, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। यानी कि यहाँ पे बात इनडायरेक्टली किसकी हो रही है, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। यही तो करते हैं वो, फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट ही तो चाहिए, क्लोरोफिल तो चाहिए, तो फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो बोल रहे मैनी, और सेकंड ये तो हो गया, ठीक है। ये क्या करेंगे, कार्बन, सीधे सीधे अगर बोलें तो कार्बन डाइऑक्साइड का इतना बनने के बाद भी फिक्स होने का रीजन ये है कि ग्रीन प्लांट्स उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन, मैनी मरीन एनिमल्स, मरीन वाटर में रहने वाले एनिमल्स, खारे पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, यूज कार्बोनेट्स डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर सेल। तो बहुत सारे जो मरीन एनिमल्स हैं वो क्या यूज करते हैं, वो कार्बोनेट डिजॉल्व, मीन्स कि ऐसा पानी जिसमें कि कार्बोनेट, यानी कि कार्बन का कंपाउंड होता है कार्बोनेट, तो वो कार्बोनेट डिसॉल्व वाटर को लेते हैं ताकि अपनी आउटर सेल को वो बना सके। और ये आउटर सेल की जरूरत उन्हें इसलिए होती है क्योंकि वो सेल उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके प्रोटेक्शन का वो काम करता है, उनको बचाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है, आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो। अगर आप सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल में हमारे एटमॉस्फेयर का क्या रोल है उसको जानते हैं। हमारे आसपास की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, उनका क्या रोल है इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए क्या बोल रहे हैं, वी हैव टॉक्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर कवरिंग ऑफ द अर्थ। हमने पढ़ा कि जो एटमॉस्फेयर है हमेशा हमारा वो क्या करता है, हमें हमारे एटमॉस्फेयर को या एक ब्लैंकेट की तरह, या हमारे अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर करके रख रहा है। मीन्स कि बचाने का काम हम एक तरीके से कह सकते हैं, कोई हमें कवर करके रख रहा है, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्शन का काम वो कर रहा है। ठीक है, वी नो दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और हम पिछली बहुत सारी क्लासेस से 6 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि इसमें हीट अलाउ नहीं करवाई जाती है, या एयर खुद से हीट अलाउ नहीं करने देता है। ठीक है, अपने ऊपर हीट अलाउ नहीं करने देता है। ठीक है, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। द एटमोस्फियर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी। स्टेडी मीन्स स्थिर रहना। ठीक है, स्टेडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर। तो अब जो हमारा एटमोस्फियर है ना, वो क्या करता है, जो भी अर्थ का टेम्परेचर है वो एटमोस्फियर पूरी कोशिश करता है कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो फिक्स रहे। ठीक है, वो स्थिर रहे, जितना है उतना ही रहे। ठीक है, ना बढ़े ना घटे। तो ये क्या करता है, दिन के टाइम पे भी इसका काम होता है कि इसने टेम्परेचर को क्या करना है, मेंटेन रखना है, नाइट के टाइम पे भी, और पूरे साल या पूरी लाइफ ऐसा ही चलते रहता है। जब तक इसमें लाइफ होगी तब तक यहाँ पे प्रोसेस ऐसे ही चलते रहेगी कि एटमॉस्फेयर अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो कैसे ना कैसे करके भी हमारे अर्थ के टेम्परेचर को फिक्स रखे। ठीक है, तो द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर। अब देखिए, डे लाइट में हो भी ऐसा भी तो हो सकता था ना कि टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाए, और टेम्परेचर बहुत जल्दी कैसे बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ सनलाइट, सन से आने वाली लाइट से। तो ये क्या करता है, इस एटमॉस्फेयर का काम है कि अचानक से बढ़ने वाले टेम्परेचर को, अचानक से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन के टाइम पे, उनको क्या करे, ये
कंट्रोल करे, बचाए उससे। एंड ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के टाइम पे इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस। तो ये क्या कर देता है, थोड़ी सी स्लो प्रोसेस कर देता है, जो हीट धीरे धीरे यहाँ से क्या करती है, आउटर स्पेस से जो आ रही है। ठीक है, थिंक ऑफ द मून, एक बार मून के बारे में सोचिए, विच इज अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ इज। तो मून और अर्थ की डिस्टेंस अप्रोक्स इक्वल ही मानी जाती है अर्थ से, तो उसके बारे में आप सोचिए। डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद भी, डिस्पाइट दैट मीन्स के बावजूद भी, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस पे विथ नो एटमोस्फियर, यहाँ पे कोई एटमोस्फियर नहीं है, जो टेम्परेचर रेंज है ना वो -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर वहां पे है। एज वी हैव सीन अबव, सैंड एंड वाटर डू नॉट हीट अप एट द सेम रेट। हमने देखा है, वहां पे हमने देखा है या हम जानते हैं कि जो सैंड है, जो मिट्टी है और जो पानी है, वो सेम रेट से हीट नहीं होते हैं, दोनों का रेट अलग अलग होता है। व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर रेट ऑफ कूलिंग। तो आप क्या समझते हैं इससे, क्या आपने लास्ट क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हैं कि इनकी रेट ऑफ कूलिंग क्या होती होगी। कैन वी थिंक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रिडिक्शन। तो क्या हम किसी एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच सकते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, इस प्रिडिक्शन को टेस्ट करने के लिए। तो यस, हम कर सकते हैं। तो चलिए पहले आपको देखते हैं एक्टिविटी आपको क्या दी गई है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, टेम्परेचर लेना है किस किस का। टेक अ बीकर ऑफ फुल वाटर, आपने एक बीकर में वाटर लेना है, बीकर ना हो तो कोई भी कंटेनर चलेगा। अ बीकर ऑफ सॉइल और सैंड, आप मिट्टी ले लीजिए। अ क्लोज बॉटल कंटेनिंग अ थर्मामीटर, एक क्लोज बॉटल ले लीजिए जिसमें कि थर्मामीटर है। कीप दैम इन ब्राइट सनलाइट फॉर 3 आवर, 3 घंटे के लिए इनको तेज धूप में आप रख दीजिए। ओके, किस किस को, बीकर को जिसमें पानी है, जिसमें रेत या मिट्टी है, और तीसरा एक थर्मामीटर, तीनों को आपने क्या कर देना है, धूप में रख देना है। नाउ या दोनों को, सॉरी, इन दोनों को आपने धूप में रख देना है। और नाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑल 3 वेसल्स, या आपने एक वेसल में अगर आपने थर्मामीटर रखा है तो फिर उसके बाद तीनों का टेम्परेचर मेजर कर दीजिए। ऑल्सो टेक द टेम्परेचर रीडिंग इन द शेड एट द सेम टाइम, एक बार आप धूप में उसे नोट कीजिए, तीनों के टेम्परेचर को नोट कीजिए, और एक बार उसे आप ऐसे ही 3 आवर के लिए छाया में रख के या किसी रूम में रख के उनका टेम्परेचर चेक कीजिए। ठीक है, तो जो रिजल्ट मिलेगा आप वो मुझे बताएंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आप आंसर क्या देंगे, इज द टेम्परेचर रीडिंग मोर इन एक्टिविटी 1 और 2। तो मीन्स की एक्टिविटी में जो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड था, किसमें टेम्परेचर ज्यादा था, किसमें टेम्परेचर कम था। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव फाइंडिंग विच वुड बी बिकम हॉट फास्टर, द लैंड और सी। तो इस बेसिस पे आप क्या बोलेंगे कि लैंड जल्दी गर्म होगा या सी होगा। इज द थर्मामीटर रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इन शेड इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ सैंड और वाटर। तो जब आपने थर्मामीटर की रीडिंग जब आपने ली तो ये क्या सेम था, जब आपने इसको वाटर में रखा, जब सैंड और वाटर का टेम्परेचर सेम था जब आपने छाया में रखा था और जब आपने धूप में रखा था, या जब आपने छाया में रखा था तो जो सैंड और जो वाटर का टेम्परेचर था क्या वो सेम था। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस, आपको क्या लगता है, अगर था तो क्या रीजन था, अगर नहीं है तो क्या रीजन है। ठीक है, एंड व्हाई डज द टेम्परेचर हैव टू बी मेजर इन द शेड, और क्या जरूरत है कि हम छाया में इसका टेम्परेचर लें। ठीक है, इज द फोर्थ क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द क्लोज्ड ग्लास वेसल बॉटल द सेम एज द टेम्परेचर टेकन इन ओपन एयर। आपने क्या देखा कि टेम्परेचर जो एयर, जो कि बंद ग्लास में जो टेम्परेचर आया एयर का, वो क्या सेम था एक ओपन एयर में, या ओपन उसमें आपने जब लिया था, ओपन एयर में जब आपने लिया था। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस, आपको क्या लगता है आपके आंसर का रीजन क्या हो सकता है। डू वी एवर कम अक्रॉस दिस फिनोमिना इन डेली लाइफ, क्या हमें ये फिनोमिना डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है, या क्या डेली लाइफ में ये फिनोमिना होता होगा। तो आपने ये जानना है, तो उससे पहले हम बात करते हैं द मोमेंट ऑफ एयर, जिसे कि हम विंड कहते हैं। ठीक है, अभी हमने एयर की बात करी थी, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, एयर हमने कहा था। एयर कंपोजिशन है, बहुत सारी गैसेस का कंपोजिशन है, हमने बात करी थी। तो अब हम बात करने वाले हैं द मोमेंट ऑफ एयर विच इज नोन एज विंड।
Okay, so let's start. We have all felt the relief brought by cool evening breezes after a hot day. तो आप इमेजिन कीजिए कि दिन में आपको बहुत गर्मी हुई, लेकिन शाम के टाइम पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितना रिलीफ मिलता है उस टाइम पे। आजकल गर्मियों का सीजन है ना, दिन के टाइम पे जब गर्मी होती है और शाम के टाइम पे या बारिश हो जाए या हवा चले तो कितना रिलीफ मिलता है, कितना अच्छा लगता है, कितना ठंडा ठंडा सा फील होता है। एंड समटाइम वी आर लकी इनफ टू गेट रेन्स, और कभी कभी हम बहुत लकी भी होते हैं कि हमें रेन भी देखने को मिलती है, बारिश भी आ जाती है। तो आफ्टर सम डेज ऑफ रियली हॉट वेदर, बहुत गर्मी होने के बाद, बहुत दिनों तक गर्मी अगर हो रही है तो उसके बाद क्या होता है, एक दिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। फिर तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर हमारा हो जाता है ना। व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर। अब तो ये एयर का मूवमेंट कैसे होता है, एयर मूव कैसे, मतलब कि हवा आ रही है मीन्स कि एयर मूव कर रही है ना, एयर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो हमने यही जानना है कि एयर का मूवमेंट कैसे होता है, एयर कैसे मूव करती है, एंड व्हाट डिसाइड्स वेदर दिस मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ जेंटल ब्रीज। तो हमें जानना है कि क्या रीजन है कि एयर मूवमेंट करती है, और व्हाट डिसाइड वेदर दिस मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ जेंटल ब्रीज। एक जेंटल ब्रीज के फॉर्म में आप ये क्या डिसाइड करता है, आप क्या डिसाइड करते हैं। एक जो स्ट्रॉन्ग विंड आती है, बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग विंड या टेरेबल स्टॉर्म की अगर हम बात करें, मीन्स की तूफानों की अगर हम बात करें, बहुत तेज से चलने वाले आधी तूफान की अगर हम बात करें, तो व्हाट ब्रिंग अस द वेलकम रेन्स। तो हमें क्या मिलेगा, वेलकम रेन्स का हमें क्या क्या स्वागत हम ये करेंगे, इस टाइप से कुछ पूछ रहा है। तो चलिए जानते हैं। ऑल दिस फिनोमिना आर द रिजल्ट ऑफ चेंज, दैट मीन्स कि मतलब ना बारिश का आना, वही वो बोल रहा है कि हम बारिश को बुलाते हैं, मीन्स कि बारिश जब आती है तो हम उसका वेलकम करते हैं गर्मियों के टाइम पे। लेकिन एक जेंटल ब्रीज आती है, एक ऐसा मोमेंट की, मतलब कि ऐसा कौन सा मोमेंट होता है जिससे कि एक अच्छी हवा आ रही है, और ऐसा कौन सा मोमेंट हो जाता है कि अचानक से बहुत आंधी तूफान आ जाता है। ऐसा क्या मोमेंट है, मतलब कि क्या ऐसा करता है, क्या इसका रीजन है कि एक कभी कभी बहुत अच्छी सी हवा आती है, कभी कभी इतनी ज्यादा आ जाती है कि आंधी तूफान लोगों के घर तक उड़ जाते हैं, खत्म हो जाता है सब, और फिर कभी कभी बारिश आ जाती है। तो ये क्या है, क्या इसके पीछे रीजन है, क्या ये फिनोमिना है, वो हमने जानना है। तो ऑल दीज फिनोमिना आर द result of changes that takes place in our atmosphere due to the heating of air and the formation of water vapor। तो ये जितने भी फिनोमिना है, जितनी भी घटनाएं, फिनोमिना मीन्स घटना, तो जितनी भी घटनाएं हैं ये किस वजह से होती है, ये होती है चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। तो ये किस चीज की वजह से होती है, एक तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो एयर है, उसका हीट हो जाना, उसका टेम्परेचर बढ़ जाना, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद वाटर वेपर का फॉर्मेशन होना, वाटर वेपर का बनना, वाष्पीकरण हो जाना, और साथ ही साथ एयर का क्या हो जाना, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का हीट हो जाना। इन सारी चीजों को या एयर के मूवमेंट को कॉज वो करता है। ठीक है। वाटर वेपर इज फॉर्म्ड ड्यू टू, वाटर वेपर कैसे बनेगा आपको पता है, आपने देखा है, नॉर्मली ठंडियों में हमें देखने को मिलता है, तो हमेशा ही होता है होने को, ठंडियों में लेकिन ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा कि भाप उड़ती है ऊपर, जहां जहां आपने पानी देखा होगा वहां वहां आपने देखा होगा कि ऊपर को जाते हुए आपको नजर आता है, इवेपोरेशन वहां पे को आपने देखा होगा, वाटर वेपर आपने देखी होगी। तो वो कैसे होता है, तो इसका रीजन क्या है, वाटर वेपर किस वजह से होता है। जैसे आपने देखा होगा अगर आप एक कंटेनर में पानी गर्म कर रहे हो तो उस समय भी वाटर वेपर ऊपर जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि आप पानी गर्म कर रहे हो ना, बॉईल कर रहे हो आप वाटर ठंडे पानी में जा रही थी भाप, नहीं जा रही थी, आपने नहीं देखी, लेकिन आपने जैसे ही वाटर को बॉईल किया वैसे ही पानी क्या हुआ, वेपराइज होना स्टार्ट हो गया। तो वही आपको बताया जा रहा है, वाटर वेपर इज फॉर्म्ड ड्यू टू the heating of water bodies and the activities of living organism। तो water bodies के गर्म होने की वजह से, water bodies means river, pond, lake, well, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है, water body जहां जहां हमें पानी मिलता है। तो water vapor कैसे बनती है, जितनी भी water bodies हैं, जितनी भी river हैं, pond है, lake है, जितनी भी सारी चीजें हैं, उनका पानी थोड़ा सा सनलाइट की वजह से गर्म हुआ, और गर्म होते ही वो वाटर वेपर के फॉर्म में धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। और साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटीज होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन बोल दीजिए, ब्रीथिंग आप बोल दीजिए, इससे भी वेपोराइज होता है। अब एक बात आपके दिमाग में ये नहीं आया कि अगर ऐसे ही सारे हीट होते रहता है, आप देखिए धूप तो रोज ही आती है, रोज बारिश तो होती है नहीं, ठीक है, तो धूप तो आती है, मतलब ऑलमोस्ट
साल में बहुत कम बारिश होती भी है तो कितने दिन होगी, एक हफ्ते मान लेते हैं लगातार होगी, उसके बाद तो एक हफ्ते लगातार धूप ही आती है ना। और अभी तो काफी टाइम से यहाँ पे धूप नहीं आई है, मीन्स की बारिश नहीं हुई है, तो इट मीन्स इसका मतलब तो ये हुआ ना, जितना पानी वेपोराइज हो रहा है इस हिसाब से तो सारा पानी खत्म हो जाना चाहिए अर्थ में, है या नहीं है बताओ। पानी अगर वेपोराइज हो जा रहा है, ऊपर की तरफ उड़ते जा रहा है उड़ते जा रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आनी चाहिए थी, मतलब जितने सालों से हम देख रहे हैं एक कंडीशन ऐसी तो आनी चाहिए थी ना कि पानी खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा किसी ने देखा? आपने कभी देखा कि किसी नदी का पानी वेपोराइजेशन होने की वजह से खत्म हो गया? आपने कभी देखा किसी पॉन्ड का पानी वेपोराइजेशन की वजह से खत्म हो गया? ऑफकोर्स आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर वेपर वापस किस फॉर्म में आती है? रेन बन के तो वापस आती है, वापस उसी को मिल जाता है ना। तो अब चलिए जानते हैं, मतलब कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी इससे कि वाटर वेपर एक ऐसा फिनोमेना है जिससे वाटर लॉस नहीं होता है, ठीक है, वो रेन के फॉर्म में वापस आ जाता है, किसी भी वाटर बॉडी में वाटर लॉस इसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं। द एटमोस्फियर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो by the radiation that is reflected back or redirected by the land और water body। तो जो एटमोस्फेयर है वो हीट कैसे होता है? नीचे से जो रेडिएशन वापस जाती है ना, सनलाइट से आने वाली रेडिएशन क्या होती हैं? कुछ तो सनलाइट कुछ तो अर्थ उसको ले लेता है, लेकिन कुछ क्या कर देता है, उसे रिफ्लेक्टेड बैक कर देता है। तो और री रेडिएटेड दोबारा से वो क्या कर देता है, रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक, जो कि वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और री रेडिएट दोबारा से रेडिएट कर देती है लैंड को और वाटर बॉडी को, ठीक है। कहां से आने वाली रेडिएशन? जो नीचे की तरफ से जो रेडिएशंस आती हैं। ऑन बीइंग हीटेड, गर्म होने के बाद, कन्वेक्शन करंट्स आर सेट ऑफ इन द एयर। तो एयर में जो ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, संवहन इसे कहा जाता है। तो कन्वेक्शन करंट क्या हो जाती है, यहाँ पे को आनी स्टार्ट हो जाती हैं, बहनी स्टार्ट हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं। इन ऑर्डर टू गेन सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ कन्वेक्शन करंट, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत नेचर के बारे में और थोड़ा बहुत कन्वेक्शन करंट के बारे में। जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी को जानते हैं, ऐसा कहा गया है। तो चलिए जानते हैं तो क्या कह रहा है। प्लेस अ कैंडल इन अ बीकर और वाइट माउथेड बॉटल एंड लाइट इट। तो आपने एक कैंडल लेनी है कुछ इस तरीके से, जैसे आपको डायग्राम में दिया है। एक बीकर ले लीजिए, उसमें कैंडल डालिए और जला दीजिए, ठीक है, इतना आपको कहा गया है। लाइट एन इंसेंस स्टिक एंड टेक इट टू द माउथ ऑफ द एवर बॉटल। देखिए इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, इसके सामने अगरबत्ती जला के कुछ इस तरीके से इसको रख दीजिए। सेम ऐसे ही आपने करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। एक बड़ा सा बॉटल मीन्स की कुछ ऐसा कंटेनर लीजिए और उसमें एक कैंडल जला के रख दीजिए और साथ ही साथ ऊपर इसके मुंह के पास क्या करना है, आपने एक इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती जला के आपने रख देनी है। Which way does the smoke flow when the incense stick escape near the edges of the mouth? तो कौन सा तरीका मीन्स कि किस तरीके से जो स्मोक है, इससे निकलने वाला जो धुआं है इंसेंस स्टिक से, कहाँ की तरफ वो फ्लो करेगा जब इसको हम इसके किनारे में, इसके माउथ के थोड़ा से कोने में इसको हम रखेंगे, ठीक है। Which way does the smoke flow when the incense stick is kept लिटिल अबव द कैंडल? कब, मतलब कि अगर किनारे में रखेंगे तो किस तरीके से वो जाएगा, कहाँ की तरफ वो जाएगा, कौन से पाथवे को वो फॉलो करेगा। अगर हम बीच में रख देंगे, ठीक इसके ऊपर रखेंगे, तो वो कहाँ जाएगा, उसका धुआं कहाँ जाएगा। विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज केप्ट इन अदर रीजन? कहाँ, दूसरी जगह अगर हम कहीं यहाँ पे रख दे रहे हैं, यहाँ रख दे रहे हैं, यहाँ रख दे रहे हैं, कहाँ, कौन सा वे वो फॉलो करेगा, कहाँ वो जाएगा, वो स्मोक कहाँ जाएगा, ये हमने देखना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जब आप करेंगे तो आपको सारे के सारे आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं। तो पैटर्न रिवॉल्व, तो जो ये पैटर्न है वो रिवॉल्व करता है बाय द स्मोक शो अस द डायरेक्शन इन विच हॉट एंड कोल्ड एयर मूव। तो ये रिवॉल्व करेगा, ये हमें बताएगा कि ये स्मोक हमें शो करेगा डायरेक्शन को जहाँ पे गर्म और ठंडी हवा मूव करती है, ठीक है। किधर की तरफ ठंडी हवा मूव करती है, कहाँ की तरफ गर्म हवा मूव करती है। इन अ सिमिलर मैनर व्हेन एयर इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द, इन सिमिलर मैनर, ठीक ऐसे ही जब एयर गर्म होती है रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन मीन्स तरंगे या किरणें हम कह सकते हैं जो वहां से सन से आती हैं, तो व्हेन व्हाट एयर इज हीटेड बाय रेडिएशन, रेडिएशन से हीट होती हैं फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर। अब यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सन की बात ना करके हम बात करेंगे लैंड और वाटर से आने वाली जो हीट हुए लैंड और वाटर से आने वाली जो एयर की जो रेडिएशन है, जब उससे एयर हीट हो जाता है, इट राइजेस, ये ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। बट सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, लेकिन हमें पता है कि लैंड क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है
इन कंपैरिजन टू वाटर। अगर आप वाटर को या सी वाटर से कंपेयर करेंगे तो दोनों को एक साथ अगर आप बात करेंगे तो जो वाटर है ना वो तो कम टाइम पे गर्म होता है, लेकिन जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि सैंड है वहाँ पे, सॉइल है, ये सारी चीजें हैं, तो वो जल्दी से गर्म हो जाता है। द एयर ओवर लैंड वुड ऑल्सो बी हीटेड। तो अब एयर जो लैंड है, लैंड गर्म हो रहा है तो लैंड के आसपास की जो हवा होगी वो भी तो गर्म हो जाएगी ना, क्योंकि उसकी भाप भी तो जा रही है ऊपर वो, तो वो एयर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है फास्टर देन द एयर ओवर वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी में थोड़ा सा कम रेट उसका रहेगा, है ना। सो इफ वी लुक एट द सिचुएशन इन कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन्स में अगर हम तटीय एरिया जो होते हैं वहां पे अगर हम देखें, इनकी सिचुएशन अगर हम देखें दिन के टाइम पे, ड्यूरिंग द डे द एयर अबव द लैंड, ये आपने 8th में आई थिंक या 7th में आपने ये पढ़ा होगा, द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, कहाँ, कोस्टल रीजन्स में, यानी कि ऐसे लोग जहाँ पे कोस्टल रीजन में लोग रहते हैं, तटीय एरिया में जहाँ पे आसपास वाटर बॉडी होती है या सी होता है, उसके किनारे जो लोग रहते हैं, उस टाइम पे, दिन के टाइम पे क्या होता है, जो लैंड वाली हवा होती है, मीन्स कि जमीन के ऊपर वाली जो हवा है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट देती है। और जैसे जैसे एज दिस एयर राइजेस, जैसे जैसे ये हवा ऊपर की तरफ बढ़ेगी, अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड, एक लो प्रेशर का रीजन यहाँ पे क्रिएट होता है, एंड एयर ओवर द सी मूव्स इनटू दिस एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो मींस कि आप ये समझिए, अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं ना, तो ये मानिए कि ये है सी और ये है लैंड, ठीक है, सी है और लैंड है। यहाँ पे लैंड में बहुत जल्दी टेम्परेचर गर्म हो गया और एयर ऊपर की तरफ बढ़ी। अब ये एयर ऊपर जा रही है, यहाँ पे जगह खाली होगी ना, जैसे यहाँ पे जगह खाली होगी सी से ठंडी हवा यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये तो जल्दी गर्म होता है नहीं, तो यहाँ की कोल्ड एयर इधर आ जाती है। और अभी आगे बताऊंगी लैंड का क्या होता है फिर। तो ये क्या करता है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म है, क्योंकि ये तो छोटे बच्चों को बताया जाता है कि सी से आने वाली जो कोल्ड एयर है वो यहाँ पे जो जगह खाली हो जाएगी एयर के ऊपर जाने की वजह से, यहाँ फेल हो जाएगी, फिर वो वहां पे लैंड को ठंडा करने का काम करेगा या ठंडा रखेगा लैंड को, है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, और कहाँ, एंड एयर ओवर द सी, सी के ऊपर की जो हवा है वो इस एरिया में आ जाती है जहाँ पे कोई लो प्रेशर है। तो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स विंड। तो यही एयर का यही मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना या यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से नाइट के टाइम पे लैंड से सी में जाएगा और डे टाइम पे सी से लैंड में जाएगा, तो मूवमेंट तो शो कर रहा है ना। तो एयर का यही जो मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही विंड्स को कॉज करता है या यही हवाओं को कॉज करता है। ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम सी टू लैंड। तो डायरेक्शन क्या होती है, सी से लैंड में, कब, डे टाइम पे, ओके। तो डे टाइम पे क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है किसकी, सी से जो एयर जाएगी वो कहाँ जाती है, डे के टाइम पे जो डायरेक्शन है लैंड की तरफ जाती है, ओके। तो चलिए नाइट की बात करते हैं। एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल। अब ऐसे ही जैसे दिन के टाइम पे दोनों गर्म होना स्टार्ट कर रहे थे, नाइट के टाइम पे दोनों ही ठंडा होना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है पता है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि ठीक अपोजिट यहाँ पे इसका हो जाता है। एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल, ठंडा होना स्टार्ट करते हैं। सिंस वाटर कूल्स डाउन, धीरे धीरे पानी ठंडा होता है, स्लोअर देन द लैंड। तो पानी क्या होता है, सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, पानी टाइम लगाता है। द एयर अबव द वाटर, पानी के ऊपर की जो हवा है ये गर्म हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, जो एयर अबव द लैंड है। मींस कि दिन में यही सी इसको ठंडा कर रहा था, लैंड को ठंडा कर रहा था, लेकिन रात को ये खुद को ठंडा नहीं कर पा रहा है। तो उस टाइम पे लैंड से निकलने वाली जो ठंडी हवा है, लैंड से कैसे आ रही है ठंडी हवा, क्योंकि नाइट टाइम पे जो जमीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ से जो निकलने, यहाँ की हवा क्या होगी, फिर अब ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी ना, जगह खाली हो गई तो ये क्या कर देगी, यहाँ की हवा इसकी जगह आ जाती है और दोनों कुछ इस तरीके से मिलके काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन व्हाट कैन यू से अबाउट, तो अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में। द अपीयरेंस ऑफ एरियाज ऑफ लो एंड हाई प्रेशर इन कोस्टल एरियाज एट नाइट। तो क्या अपीयरेंस रहता होगा लो और हाई प्रेशर के टाइम पे कोस्टल एरियाज में, नाइट के टाइम पे, या लो और हाई प्रेशर का क्या अपीयरेंस रहता है। द
डायरेक्शन इन विच एयर वुड फ्लो एट नाइट इन कोस्टल एरियाज। तो डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दी है, फर्स्ट वाले का आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है, और बहुत ईजी है, ठीक है। तो नाइट टाइम पे एयर की जो डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ रहती है। सिमिलरली ऑल द मूवमेंट्स ऑफ एयर रिजल्टिंग इन डाइवर्स एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, तो जितने भी मोमेंट हैं एयर के वो क्या है, एक डाइवर्स एटमॉस्फेरिक फिनोमिना को शो कर रहा है, आर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। किस वजह से हो रहा है, एक अनइवन हीटिंग की वजह से हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, अलग अलग रीजन्स में, हमारे अर्थ के अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप से जो हीटिंग हो रही है, ज्यादा कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, सी में ज्यादा वहां कम, जो भी हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डाइवर्स अलग अलग तरीके का एटमॉस्फेरिक फिनोमिना यहाँ पे शो होता है। बट वेरियस अदर फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस दिस विंड। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ यही फैक्टर हैं जो कि विंड को इन्फ्लुएंस करती है, इसके अलावा भी बाकी अदर फैक्टर होते हैं जिससे विंड इन्फ्लुएंस होती है, जैसे द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंज इन द path of the wind are a couple of these factors। तो इसके अलावा क्या होता है, एक तो अर्थ का रोटेट करना, हमारी अर्थ लगातार रोटेट करते रहती है ना, अर्थ का रोटेट करना एक ये फैक्टर है, एक ये रीजन हो सकता है, और दूसरा माउंटेन रेंज का, माउंटेन्स का प्रेजेंट होना, ये भी हमारे एयर को क्या करता है, ये दोनों ही जो फैक्टर हैं ये भी विंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। We will not go into these factors in detail in this chapter। तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, बट थिंक अबाउट दिस, लेकिन आपको सोचना जरूर है कि कैसे ये फिनोमिना होता है, कैसे ये अफेक्ट करते हैं। हाउ टू द प्रेजेंस ऑफ द हिमालयाज चेंज द फ्लो ऑफ अ विंड ब्लोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो बोल रहे कि आप ये सोचिए कि हिमालय कैसे विंड के फ्लो को चेंज करता होगा इलाहाबाद में, नॉर्थ साइड में, तो ये आपने सोचना है, ठीक है, ये दिमाग आपने लगाना है कि आखिर ऐसा कैसे होता है, ठीक है, हिमालयाज कैसे कैसे हिमालय में आने वाले चेंजेस या हिमालय कैसे चेंज कर देता है फ्लो को, कैसे उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ऐसा क्या एक्टिविटी होती होगी हमारे अर्थ में, इसी ये अनोखी टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, इसीलिए तो सर्वाइव कर पा रहे हैं ना हम अर्थ में, इसीलिए तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे हमारी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हम जिंदा रहते हैं, हमारे पास पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना है, अलग अलग तरीके का फूड प्रोडक्ट है हमारे पास, रहने के लिए जगह है, लैंड है, और फॉरेस्ट है, प्लांट्स हैं जो कि अल्टीमेट सोर्स है, हमारे पास सन है जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, प्लांट्स हैं जो कि खाना बनाएंगे, और फिर हमें भी उनसे खाना मिल रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें मिलती है हमारे अर्थ से, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट, ये तो हमने विंड की बात करी थी, अब हम बात करेंगे रेन की। रेन हम सभी को पता है बारिश जिसे हम कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि लेट अस गो बैक नाउ टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ क्लाउड आर फॉर्म एंड बीइंग अस रेन। तो ये पुरानी क्लासेस के क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं, कैसे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, आई थिंक 6th और 7th क्लास में क्वेश्चन था, और कैसे हमें बादलों से फिर कैसे बारिश होती है। तो जरा सोचिए कैसे, क्या आपने वाटर साइकिल पढ़ी थी, वाटर साइकिल में क्या आपको रिजल्ट मिला था, आपने कैसे पढ़ा था कि कैसे बादल बन रहे थे, फिर बादल में कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही थी, और कैसे बारिश आ रही थी नीचे, है ना। तो बोला वी कुड स्टार्ट बाय डूइंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट विच डेमोन्स्ट्रेट सम ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दीज क्लाइमेटिक चेंजेस। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि हमें इन सारे फैक्टर्स के बारे में या क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में वो हमें थोड़ा सा सिंपल तरीके से हमें एक्सप्लेन कर जाएगा। ओके, तो चलिए, टेक एन एम्प्टी बॉटल ऑफ द शॉट इन विच बॉटल वाटर इज सोल्ड। तो आपने क्या करना है, आपने एक एम्प्टी बॉटल लेना है जिसमें खाली बॉटल आपने लेना है, ठीक है। उस खाली बॉटल को ले लिया और उसके बाद पॉर अबाउट 5 to 10 ml ऑफ वाटर, उसमें 5 से 10 मिलीलीटर पानी आपने डालना है, एंड क्लोज द बॉटल टाइटली, आपने बॉटल को टाइटली बंद कर देना है, शेक इट वेल और लीव इट आउट इन द सन फॉर 10 मिनट। तो जब आपने इसमें पानी डाला और उसके बाद इसको हिला दीजिए, अच्छे से आप उसको हिलाइए, और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए सन की प्रेजेंस में इसे रख दीजिए, जैसे कि 10 मिनट के लिए आपने रख दिया।
दिस कॉज द एयर इन द बॉटल टू बी सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। तो ये क्या कॉज कर देगा, इसमें प्रेजेंट जो एयर है वो सैचुरेटेड मीन्स होता है संतृप्त, इसे क्या कर देता है वाटर वेपर। दिस कॉज इज द एयर इन द बॉटल टू बी सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ सैचुरेट ये इसे करवा देगा। और नाउ टेक अ लाइटेड इंसेंस स्टिक, अब आपने क्या करना है, एक जली हुई अगरबत्ती आपने लेनी है और ओपन द कैप ऑफ द बॉटल एंड अलाउ सम ऑफ द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक। तो आपने क्या करना है, बॉटल के ढक्कन को खोल दीजिए और कुछ अगरबत्ती का जो धुआं है वहां पे अलाउ कीजिए, अलाउ सम स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक टू एंटर द बॉटल। कुछ इस तरीके से कीजिए कि बॉटल के अंदर अगरबत्ती का धुआं जाए। क्विकली क्लोज द बॉटल वंस मोर, फिर जल्दी से जैसे ही धुआं अंदर चले गया वैसे ही जल्दी से बॉटल फिर से आप बंद कर दीजिए। मेक श्योर दैट द कैप इज फिटिंग टाइटली, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो आपने ढक्कन बंद किया है, जो आपने कैप बंद किया है वो बहुत टाइटली आप बंद किए हो, ठीक है। प्रेस द बॉटल हार्ड बिटवीन योर हैंड, तो कुछ इस तरीके से बहुत जोर से बॉटल को दबाइए एंड क्रश इट एज मच एज पॉसिबल, और इसको दबाइए और बिल्कुल कुचल टाइप का दीजिए कि वो बिल्कुल जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना हार्डली इसे प्रेस कीजिए। ओके, वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड रिलीज द बॉटल, थोड़े टाइम ऐसे दबा के रखिए, थोड़े टाइम के लिए वेट कीजिए और उसके बाद फिर इसे छोड़ दीजिए। अगेन प्रेस द बॉटल एज हार्ड एज यू कैन, दोबारा से वही प्रोसेस अपनाइए, फिर कुछ सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। अब जब आपने ये किया तो उसके बाद आपने आंसर्स देने हैं कुछ क्वेश्चन के। When did you observe that the air inside seems to become foggy? आपने कब देखा कि उस बॉटल के अंदर की जो एयर है वो फॉग टाइप का हो गया है, कैसे धुआं नहीं, बिल्कुल फॉगी बोलते हैं ना, फॉग टाइप का हो गया है। When does this fog disappear? कब ये फॉग डिसअपियर हुआ? When in the presence pressure inside the bottle higher, किस टाइम पे बॉटल में प्रेशर हायर था, सबसे ज्यादा था? Is the fog observed when the pressure in the bottle is high और when it is low? आपने फॉग को कब ऑब्जर्व किया, जब प्रेशर हाई था या जब प्रेशर लो था? What is the need for smoke particles inside the bottle for this experiment? क्या जरूरत थी हमें इंसेंस स्टिक को जला के उसके स्मोक को अंदर डालने की? क्या इस एक्सपेरिमेंट में इसकी जरूरत है? What might happen if you do the experiment without the smoke? क्या होता जब आप बिना स्मोक के इस एक्सपेरिमेंट को करते फ्रॉम द इंसेंस स्टिक? नाउ ट्राई इट एंड चेक इफ द प्रेडिक्शन वॉज करेक्ट। अब ट्राई कीजिए और चेक कीजिए कि जो प्रेडिक्शन था वो सही था या नहीं था। What might be happening in the above experiment in the absence of smoke particles? और क्या होता जबकि यहाँ पे स्मोक पार्टिकल नहीं होते? इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम स्मोक पार्टिकल का यूज नहीं करते, इंसेंस स्टिक का अगर हम यूज नहीं करते तो तब क्या होता? ये सारी चीजें आपने देखनी है, ठीक है। और बेटा ये तो जब आप करोगे तभी आपको सीखने को मिलेगा, है ना। तो आप सीखिए इसे, इन एक्सपेरिमेंट्स को कीजिए, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है और बहुत सारी चीजें इनसे आपको सीखने को मिलेंगी। और ये अगर आपने बहुत केयरफुली ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो 1 बाय 1 आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से पूछा गया हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी तरीके से आपसे पूछा गया है। और आप लोगों में से कोई भी मुझे आंसर नहीं कर रहा है, मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं फर्स्ट टू दिस चैप्टर, लेकिन आप लोगों ने कोई भी आंसर मुझे नहीं दिया है। मेक श्योर कि आप लोग आंसर दीजिए, नोट्स बनाइए और रीडिंग भी कीजिए। इट मीन्स कि आप तो पढ़ ही नहीं रहे, है ना। तो आंसर आपने देने हैं। द above experiments replicates on a very small scale what happened when air with a very high content of water vapor goes from a region of high pressure to region of low pressure और vice versa। तो जो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया ये रेप्लिकेट करता है एक छोटे से स्केल में कि क्या होगा जब एयर बहुत ज्यादा हाई एयर कंटेंट से या बहुत ज्यादा वाटर के कंटेंट से या वाटर वेपर से नीचे की तरफ, वेरी हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, बहुत ज्यादा कंटेंट का वाटर वेपर, बहुत हाई प्रेशर का वाटर वेपर जब जा रहा है अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहा है या लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है।
When water bodies are heated during the day, जब water bodies दिन के टाइम पे गर्म होती हैं तो a large amount of water evaporates and goes into the air. एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में water evaporate होता है, evaporation की प्रोसेस होती है और ये कहाँ मिक्स हो जाता है, evaporate हुआ water कहाँ मिक्स हो जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है, ठीक है. Some amount of water vapor also get into the atmosphere because of various biological activities. इनमें से कुछ अमाउंट में वाटर वेपर ऐसा होता है या कुछ इस टाइप का वाटर वेपर होता है जो कि एटमॉस्फेयर में जाता है कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से. दिस एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड. तो ये एयर भी क्या होती है, हीट होती है, गर्म होती है. तो द हॉट एयर राइजेस अप. तो ये हॉट एयर भी बढ़ती है ऊपर की तरफ, कैरिंग द वाटर वेपर विथ इट. साथ ही साथ किसको लेके जाती है, वाटर वेपर को लेके जाती है. हमने पढ़ा है कि जैसे ही हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करती है. अब जब ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करती है तो अकेले नहीं जाती है, वाटर वेपर को भी साथ में लेके जाती है. एज द एयर राइजेस, जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाती है, इट एक्सपेंड्स एंड कूल, फैलती है और ठंडी होते जाती है. ठीक है, गर्म हवा जा रही है ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाती है वैसे वैसे अब ये ठंडी होने लगती है और पूरा फैलने लग जाती है. दिस कूलिंग कॉजेज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स. तो यही जो ठंडा होना है, यही जो वाटर ठंडा होता है या यही जो हवा ठंडी होती है, ये वाटर वेपर बनाती है और कंडेंस कर देती है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इनको कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, दिस कंडेंसेशन, अब यहाँ पे को क्या हो जाता है, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन जिसमें कि वाटर वेपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेट ऑफ सम पार्टिकल्स कुड एक्ट एज द न्यूक्लियस फॉर दीज ड्रॉप्स टू फॉर्म अराउंड. तो अब क्या होता है ना, हमने पढ़ा कि हवा के साथ बाकी पार्टिकल्स भी गए हैं, जैसे धूल वगैरह भी चले जाती है. तो ये छोटे छोटे पार्टिकल ना एक न्यूक्लियस की तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल कुछ इस तरीके से. यहां से पूरी तरीके से उसको घेर देगा और बीच में एक न्यूक्लियस की तरह ये काम करता है. ठीक है, इन ड्रॉप्स को न्यूक्लियस, इन ड्रॉप्स के लिए एक न्यूक्लियस की तरह इसके चारों ओर बन के एक न्यूक्लियस की तरह ये ड्रॉप्स हैं और बीच में ये पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस की तरह काम कर रहा है. नॉर्मली डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एयर परफॉर्म दिस फंक्शन. तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं नॉर्मली वही, और जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं वही इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. कौन से फंक्शन को, न्यूक्लियस वाले फंक्शन. ओके, वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, एक बार वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाए, बूंदें जब बन जा रही हैं, दे ग्रो बिगर बाय कंडेंसेशन ऑफ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स. तो कंडेंसेशन की वजह से इनका साइज बड़ा हो जाता है. ठीक है, इनके साइज में इंक्रीजमेंट आता है. व्हेन द ड्रॉप्स हैव ग्रोन बिग एंड हैवी, जब बहुत बड़े हो जाते हैं और भारी हो जाती है ये ड्रॉप्स ना, और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ऊपर ही हो रही है जहाँ उड़ के गया हो. ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जब ये ड्रॉप्स बड़ी बड़ी हो जाती है और हैवी हो जाती है तो अब ऊपर नहीं रह पाती है, ये नीचे गिर जाती है. दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो ये नीचे गिरती है और नीचे जब आती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है. रेन के फॉर्म में ये नीचे अर्थ में गिरने लगती है. समटाइम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो इनफ, कभी कभी जब एयर का जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर ऑफ एयर कम होता है, एयर का टेम्परेचर जब कम होता है तो जो प्रेसिपिटेशन वहाँ पे बनता है, प्रेसिपिटेशन में अगर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्लीट और हेल. तो कभी जब बहुत जो ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो ये प्रेसिपिटेट बूंदों के बारे, बूंदों जैसे ना बन के, ड्रॉप्स जैसे ना बन के, ये किसके फॉर्म में बन जाते हैं, बर्फ और ओलों के फॉर्म में. ठीक है, हेल और स्लीट मीन्स क्या होता है, ओले. तो ओले और स्नो के फॉर्म में ये नीचे गिरने लगता है, यानी कि बर्फबारी यहाँ पे, स्नोफॉल यहाँ पे होने लगता है. ओले जब गिरने लगते हैं इट मीन्स कि टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही कम हो गया था. रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स. तो रेनफॉल जो पैटर्न होते हैं वो डिसाइड करते हैं विंड के, ये कैसे, रेनफॉल का जो पैटर्न है वो कैसे डिसाइड होता है, विंड की जो पैटर्न्स हैं, विंड कहाँ से कहाँ की तरफ आ रही है, किस से किस तरीके को जा रही है, वो ये बताता है. इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया रेन आर मोस्टली ब्रॉट बाय द साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून. आपने सुना होगा मानसून आ गया है, मानसून इस साल जल्दी आ गया, इस साल लेट आ गया, आप न्यूज में सुनते रहते
कहते हैं, तो इंडिया की जो रेन है, रेन का जो पैटर्न है टोटली डिपेंडेंट है मॉनसून सीजन पे। और मॉनसून कहाँ का मॉनसून, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पे हम डिपेंड है। वी हैव ऑल्सो हेयर्ड वेदर रिपोर्ट्स, हमने वेदर रिपोर्ट सुनी होंगी, जैसे कि डिप्रेशन इन बे ऑफ बंगाल में आ रहा है जिसकी वजह से कि कुछ एरियाज में बारिश होगी, तो ये सारी चीजें हम सुनते ही रहते हैं, है ना। तो फिर से आपको एक और एक्टिविटी दी गई है 14.4, तो चलिए जानते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर और वेदर रिपोर्ट्स ऑन टेलीविजन अबाउट रेनफॉल पैटर्न अक्रॉस द कंट्री, ऑल्सो फाइंड आउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ रेन गॉग एंड मेक वन। तो आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में हमें ये रेनफॉल पैटर्न्स के बारे में पता चलते रहता है ना, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एक बनाइए कि एक पैटर्न को आपने इसको बनाना है, ठीक है। एक बनाइए, जैसे इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, तो आपने एक पैटर्न इसमें बनाना है, कैसे होता है और कहाँ होता है। व्हाट प्रिकॉशंस आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू गेट रियलेबल डेटा फ्रॉम दिस रेन गॉग। तो आपने इस रेन गॉग से कौन से प्रिकॉशंस को आप लेंगे, कौन से प्रिकॉशंस आपके लिए नेसेसरी होंगे कि एक आपको रियलेबल, एक रियल डेटा आपको मिले। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसके बाद आंसर दीजिए। इन विच मंथ डिड योर सिटी, टाउन, विलेज गेट द मैक्सिमम रेनफॉल। कौन सा ऐसा महीना है जिस टाइम पे आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में, आपके गांव में मैक्सिमम रेनफॉल होता है, कौन से महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन विच मंथ डिड योर स्टेट, यूनियन टेरिटरी गेट द मैक्सिमम रेनफॉल। कौन से मंथ में या कौन सा महीना ऐसा है जहां पे आपके स्टेट में या अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहते हैं तो मैक्सिमम रेनफॉल होता है। इज रेन ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय थंडर और लाइटनिंग। क्या रेन हमेशा बिल्कुल बिजली कड़कने के साथ और बिल्कुल थंडर के साथ होती है, या मतलब बिजली कड़कना, तूफान आदि के साथ होती है। इफ नॉट, अगर नहीं होती है तो होती है लिखिए, अगर नहीं होती है, और नहीं होती है ना, हमेशा थोड़ी होती है ऐसे बिजली कड़कने के साथ। तो इफ नॉट, इन विच सीजन डू यू गेट मोर थंडर एंड लाइटनिंग विद द रेन। तो कौन से सीजन में आपको ज्यादा ठंडर और ज्यादा बिजली कड़कती हुई आपको नजर आती है, जब बारिश होती है। क्योंकि बारिश नॉर्मली होते रहती है, लेकिन इतना ज्यादा ठंडर या स्ट्रोम वगैरह या बिजली कड़कड़ाहट इतना नहीं होता है, लेकिन एक सीजन में ऐसा होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि कौन सा ऐसा सीजन है, कौन सा ऐसा सीजन है जब हमारे यहाँ पे या हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में, हमारे मोहल मीन्स हमारे विलेज में, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल लाइटनिंग के साथ बारिश होती है, बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है, तो वो आपने पता लगाना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, इसमें बताया गया है फाइंड आउट मोर अबाउट मॉनसून्स। मॉनसून्स के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कीजिए, एंड साइक्लोन्स के बारे में कीजिए आपकी लाइब्रेरी से। अभी तो लाइब्रेरी हमारी बंद है। ट्राई एंड फाइंड आउट द रेनफॉल पैटर्न ऑफ एनी अदर कंट्री। तो ट्राई कीजिए कि आप फाइंड कर सकें किसी भी कंट्री का, हमारी कंट्री के अलावा किसी भी दूसरी कंट्री का रेनफॉल पैटर्न की आप बात कर सकें या उसके बारे में आप बता सकें। इज द मॉनसून रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन्स द वर्ल्ड ओवर। तो क्या मॉनसून, क्या आपको ये पता लगाना है कि क्या मॉनसून ही पूरे वर्ल्ड में बारिश के लिए, क्या मॉनसून ही रिस्पॉन्सिबल है या बाकी भी अदर चीजें हैं जो कि रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या बरसात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपने पता लगाना है, ठीक है। तो आज के लिए हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, हमने नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया, जैसे कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज हमने कहा, हमने जाना कि अर्थ में क्यों लाइफ पॉसिबल है, क्यों बाकी प्लैनेट्स में पॉसिबल नहीं है। हमने बायोस्फीयर के बारे में जाना, बायोस्फीयर को हमने कहा कि एक लाइफ सपोर्टिंग जोन है हमारे अर्थ का, जो इंटरेक्ट करता है हाइड्रोस्फीयर से, लिथोस्फीयर से एंड एटमॉस्फेयर से, जिसे कि हम मिल के बोल देते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। और फिर हमने द ब्रेथ ऑफ लाइफ, एयर की हमने बात करी, हमने कहा कि एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, इनका मिक्सचर है। तो उसके बाद हमने जाना कि क्यों कार्बन फिक्स रहता है, इतना ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस होने के बावजूद भी क्या रीज़न है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट फिक्स रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। ऐसे बाकी गैसेस का भी ऑक्सीजन का अमाउंट फिक्स रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। तो ऐसा क्या रीज़न है, हमने इसके बारे में बात करी। हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करी कि जो ग्रीन प्लांट है वो बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और दूसरा जो मरीन एनिमल है वो भी कार्बोनेट को यूज़ कर देते हैं ताकि उनके बाहर के शैल बन सके, तो वहां ये यूज कर लेते हैं तो फिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल में एटमॉस्फेयर का हमारा क्या रोल है, हमने ये पढ़ा, और एक्टिविटीज पढ़ी ही कहूंगी, और आप लोग कीजिए इन एक्टिविटीज को जिससे कि आपको सीखने को मिलेगा। फिर मूवमेंट ऑफ एयर, सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमेना मूवमेंट ऑफ एयर पढ़ा हमने, जहाँ पे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की बात करी थी। डे टाइम पे सी से लैंड की तरफ हवा जा रही है ताकि लैंड थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, और नाइट टाइम पे लैंड से
सी की तरफ हवा जो है वो मूव करती है, ठीक है, विंड, और यही कॉज करता है विंड को, यही वो मोमेंट होता है जिसकी वजह से विंड आती है, हमने पढ़ा। उसके बाद हमने रेन के बारे में जाना। हमने कहा कि पूरा मानसून पे डिपेंड है इंडिया पे। इंडिया की अगर हम बात करें तो पूरा जो पूरी बॉडी है वो किस पे डिपेंड है, मतलब कि रेन की जो पार्ट है, वो रेन के जो पार्ट है वो पूरी तरीके से मानसून पे डिपेंड है। नॉर्थ ईस्ट जो मानसून आता है, साउथ वेस्ट जो मानसून आता है, उस पर हम डिपेंड करते हैं। तो कैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो मानसून है उस पर डिपेंड करता है कि कब बारिश आएगी। और विंड के मूवमेंट के बेसिस पे हम पहले जैसे हमें बता दिया जाता है ना कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, थंडर स्टॉर्म के साथ होगा, ये सारी चीज़ें बता दिया जाता है। तो ये विंड का मूवमेंट चेक करने के बाद ही पता लगाया जाता है। विंड का मूवमेंट जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से बारिश होगी, उस हिसाब से मानसून आएगा, उस हिसाब से थंडर स्टॉर्म आएंगे, उस हिसाब से लाइटनिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बताई जाती है वो हमें विंड के मूवमेंट को देखते हुए बताई जाती हैं, या विंड के मूवमेंट की स्टडी करते हुए हमें बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। और उसके बाद हमने एक्टिविटी देखी। हमने कहा कि जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, हमने जानना है कि आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ किस तरीके की बारिश होती है, मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है, आप जिस स्टेट में रहते हैं कौन से मंथ में मैक्सिमम रेनफॉल होता है, क्या हमेशा जब बारिश आती है वो लाइटनिंग और थंडर के साथ ही होती है या कभी कभी नॉर्मल भी होती है, ये आपने जानना है। साथ ही साथ आपने जानना है कि रेनफॉल पैटर्न किसी भी दूसरी कंट्री का, इंडिया के अलावा आप पाकिस्तान का पता लगा सकते हो, आप चाइना का पता लगा सकते हो, आप अमेरिका का पता लगा सकते हो, आप इंग्लैंड का पता लगा सकते हो, किसी भी एक कंट्री का, इंडिया के अलावा आप पता लगाइए क्या रेनफॉल उनका पैटर्न है। और दूसरा, क्या मानसून रिस्पॉन्स, क्या पूरे वर्ल्ड में मानसून पूरे वर्ल्ड में मानसून के लिए बारिश जो है मानसून पे ही डिपेंड है या बाकी अलग फैक्टर्स भी होते हैं, इसके बारे में भी बात कीजिए, या इसके बारे में भी आपने नोट करना है या जानना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे और वाटर और वंडर लिक्विड की हम बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपने रिवाइज करना है, नोट्स बनाने, और जो नहीं आता है आप बिल्कुल बिना हेजिटेशन के आप पूछ सकते हो, ठीक है। हैव ए नाइस डे।